हरकेश नगर स्कूल के 12वीं कक्षा के सभी छात्रों का इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। कल जो लेक्चर हमने लिया था उसमें 3 प्रश्न आपको करा दिए गए थे। 3 प्रश्नों में हड़प्पा के प्रमुख नगर, हड़प्पा के नगरों की विशेषता और उससे संबंधित कुछ इतिहासकारों के बारे में कल हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आज आगे के क्रम को लेने से पहले 3 प्रश्नों का जिनका रिवीजन किया है, उम्मीद है कि हम आपसे कहेंगे कि कल वाले क्वेश्चनों को आपने अपने नोटबुक में उतार लिया होगा। जिन बालकों ने यह कार्य नहीं किया है वो लापरवाही कर रहे हैं, वो ये भूल कर रहे हैं कि इस प्रकार लापरवाही उनके लिए कितनी दुखदाई बन सकती है। ये जो कार्य कराया जा रहा है, इस कार्य को पुनः करा पाना संभव नहीं है बेटा। यदि इस प्रकार से आप छोटी छोटी लापरवाही करते रहेंगे, अब तक तो चलो हम ये मान सकते थे कि आपके पास नोट्स प्रोवाइड नहीं थे, लेकिन अब वह आपके पास बहाना नहीं है। इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने नोटबुक में उतारें, समझने का प्रयत्न करें, एनसीईआरटी की किताब ख़रीद लें। जिनके पास एनसीईआरटी अभी नहीं है वो इन नोट्सों को ज़रा ध्यान से पढ़ें और जो बीते लेक्चर्स हमारे अब तक हुए हैं, अप्रैल महीने से लेकर के और अब मई का महीना चल रहा है, लगभग 1 महीने आपकी क्लासेस हो गई हैं। इनमें हमने 3 चैप्टरों का रिवीजन लिया है, तो उनमें हमने फर्स्ट चैप्टर को पुनः रिवीजन के तौर पर उठाया है और इनमें बड़े क्वेश्चन निबंधात्मकों को कराने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आप सभी को पसंद भी आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। आज जो क्वेश्चन का क्रम है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 कल हो गए हैं, आज चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट सभी को ज्ञात है। परीक्षा की दृष्टि से सीबीएसई बोर्ड का अब तक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक भिन्नताओं का पता कैसे लगता है? हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग सामाजिक तौर पर भिन्न रहा करते थे? अब ना तो हड़प्पा के लोग हमारे सामने हैं, ना हड़प्पा की कोई सभ्यता हमारे सामने है, केवल हमारे सामने टूटे फूटे खंडर हैं और उनसे ही प्राप्त कुछ सामग्रियाँ, ना ही हमारे पास कुछ उसका लिखित प्रमाण है। इसलिए हमारे लिए यह जटिल समस्या बन जाती है कि अब हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझें। तो पहले इस प्रश्न को समझें। उत्तर देने से पहले प्रश्न यदि आपके समझ में आ जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक भिन्नता, इस क्वेश्चन को आज से आप जोड़ करके देखिए। आज यदि आप सामाजिक भिन्नता की बात करें तो किस आधार पर लोगों के बीच में सामाजिक डिफरेंस, सोशल डिफरेंस को आप पता लगा पाओगे? जैसे यहाँ पर इसको आप इकोनॉमिक तौर पर ही सोच करके देखिए। कोई व्यक्ति अगर धनी है, कोई निर्धन है, तो उनके लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस रहेगा। आज तो आप देख करके बता सकते हो, किसी के पास पैसा है तो उसके खर्चे कैसे रहेंगे, किसी के पास कम पैसा है तो उसके खर्चे कैसे रहेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीती 5-6 हज़ार वर्ष पुरानी सभ्यता के बारे में। वहाँ के लोगों का सोशल डिफरेंस हमारे सामने कैसा रहा होगा, उसको पता लगाना ही हमारे सामने चैलेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी की समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सामाजिक भिन्नता का पता लगाना है, हड़प्पा काल के लोग कैसे डिफरेंस थे, हमें कैसे पता चलता है। पहला ही पॉइंट है समाधानों के तरीक़ों से। समाधान सभी समझते हैं। वहाँ की जो कब्रगाहें हमें मिली हैं कब्रिस्तानों से, उन कब्रगाहों में, उन कब्रिस्तानों से हमें जो मुर्दे दफने हुए, जो कंकाल हमें मिले हैं वहाँ पर, उन कंकालों के साथ कुछ सामान मिला है, दफना हुआ सामान दफना हुआ मिला है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के हमें कब्रगाह मिले हैं, जिन्हें समाधान आप बोलते हैं। इनमें कच्चे जो कब्रगाह हैं, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनके अंदर सोशल डिफरेंस के कारण जो निम्न वर्ग का जो तबका था वह कच्ची कब्रगाहों का प्रयोग अपने लिए किया करता था। जिनके पास पैसा होता था, धनवान लोग होते थे, उनके लिए पक्की कब्रगाहों का निर्माण किया जाता था।
ज़्यादातर कब्रगाहें पक्की और कच्ची दोनों ही मिली हैं, तो उनमें सभी में ही सामान मिला है। ऐसा नहीं है कि कच्ची वाली में सामग्री नहीं मिली है, सामग्री मिली है। बस इतना फ़र्क मान लीजिए कि वहाँ अगर सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण मिले हैं, तो वहाँ पर तांबे और चांदी के आभूषणों की मात्रा मिली है। उनके जीवन यापन से संबंधित जो डे वाइज डेज वो यूज करते थे सामग्री अपने जीवन में, उन सबको दफनाने का वहाँ पर प्रमाण मिला है। इसका मतलब ये हमें जो कंकाल हैं ये बताते हैं कि उस समय का सामाजिक जो डिफरेंस था वो कितना था। सामाजिक भिन्नता के कारण लोग उस समय पर भी जिया करते थे। दूसरा, इन चीज़ों को दफनाए जाने का एक और ये भी कारण है कि यदि आप बात करें कि आदमी इस जीवन में, आज भी आपने देखा होगा कोई आदमी अगर मरता है तो कुछ लोग उसके साथ आवश्यक सामग्री जो भी वो महत्वपूर्ण उसके लिए होती होगी, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा वह करता होगा, उसको भी साथ में दफना देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये भी निकल कर के आता है कि ये यहाँ पर पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे कि ये जो ऐशो आराम वाला आदमी या जो भी यहाँ पर जीवन जी करके गया, ये आगे के जो जीवन इसका होगा वह इन सामग्रियों का प्रयोग वहाँ पर करता होगा। इसका पहले पॉइंट का स्पष्टीकरण ये है। दूसरा पॉइंट है विलासिता की सामग्री से। हम जिन कब्रगाहों की बात कर रहे हैं वहीं पर हमें कुछ ऐसे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिनसे यह पता लगाया जाता है कि उस समय के सामाजिक डिफरेंस के कारण लोग कौन कौन सी आवश्यक चीज़ों का प्रयोग करते थे। पैसे वाला व्यक्ति जो होता था वह अलग प्रकार की उसकी आवश्यक विलासता की सामग्री थी, और जो कम पैसे वाला व्यक्ति था उसके पास कम विलासता की, यानी सस्ती वस्तुएं आप कह सकते हो। यहाँ से आपको ये डिफरेंस पता लगता है कि सामाजिक लोग उस समय पर सोशल जो डिफरेंस था वो किस प्रकार की डेली वेजेस की जो यूजेस की जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करता था। तीसरा पॉइंट, मनोरंजन के साधन। आज भी आप देखिए, जिसके पास पैसा होता है, ऊंचे से हाई प्रोफाइल सोसाइटी का जो आदमी होता है, उसके मनोरंजन के साधन दूसरे होते हैं। और आज भी जो कम पैसे वाले हैं, कम निर्धन जो व्यक्ति हैं, उनके मनोरंजन के साधनों का थोड़ा सा अलग ही तरीके से प्रयोग मिलता है। ऐसे ही हड़प्पा काल के लोगों के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, वहाँ से हमें भी मनोरंजन के साधनों के संबंध में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वह भी हमें सामाजिक दर्जा जो विभिन्नता है उसके बारे में जानकारी देती हैं। इसके बाद इसका जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है आभूषण। हड़प्पा काल में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्राप्त करते हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। उच्च वर्ग के लोग सोने के आभूषण ज़्यादातर धारण करते थे, और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वह किसके चांदी, तांबे या अन्य कोई भी वहाँ की पीतल जैसी धातु होगी तो उसका भी वह प्रयोग करते थे, जो यहाँ की सामाजिक भिन्नता का हमें अंतर बताता है। घरेलू वस्तुएं, यही चीज़ जो हम घर में प्रयोग करते हैं, आज भी पैसे वाले के पास किस प्रकार की वस्तुएं पाती हैं, निर्धन व्यक्ति के पास कैसी वस्तुएं पाती हैं। तो उसी प्रकार हड़प्पा काल में भी जो धनवान व्यक्ति थे उनके पास घरेलू उपयोग की वस्तुएं थी वे दूसरे प्रकार की होती थी, महंगी वस्तुएं होती थी, और निर्धन व्यक्तियों के पास दूसरे ही प्रकार की कम वस्तु वाली वस्तुएं, पैसे वाली वस्तुएं होती थी जिनका प्रयोग वे करते थे। स्त्रियों की दशा का वर्णन। ऐसा बताते हैं कि स्त्रियों की जो दशा है वह, स्त्रियों का सम्मान वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यह एक प्रमाण प्राप्त होता है, मातृदेवी की पूजा का प्रमाण है। मातृदेवी की पूजा का जो प्रमाण है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर स्त्री का जो स्थान था वह बहुत ही ऊंचा था, और स्त्री को सम्मानीय दृष्टि से वहाँ पर देखा जाता था। ये प्रश्न आपका सामाजिक भिन्नता से संबंधित बहुत, और ये हर वर्ग की स्त्री का ही हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई डिफरेंस हमें नहीं मिला है कि निम्न वर्ग की स्त्रियों का इस प्रकार से वहाँ पर उदाहरण मिलता है कि वहाँ किस प्रकार से महिलाएं अपना जीवन यापन करती थी, निम्न वर्ग की नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर हमें प्राप्त हुए हैं प्रमाण, अच्छे ही प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं वहाँ की शिक्षा की। इस सभ्यता की शिक्षा प्रणाली के बारे में विशेष जानकारी नहीं है,
क्योंकि लिपि के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई ही नहीं है, इसलिए यहाँ की चित्रात्मक लिपि होने के कारण ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग, हमने आपसे पहले ही प्रश्न हमने कहा था कि यहाँ के जो नगर हैं उन नगरों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, इनके भवनों के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि इनकी जो टाउन प्लानिंग है, इनकी जो स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, सड़क निर्माण हैं, जल निकासी के सुंदर प्रबंध हैं, वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से इनका जो ये शिक्षित है। अब इनकी लिपि को नहीं समझा गया तो वह दूसरी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी को इनको समझ करके हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति थे जो अपने लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर मात्रा में ये लोग प्रयोग किया करते थे। तो ये जो प्रश्न है आपका 3 नंबर के अंदर या 7 नंबर के अंदर, मतलब माफ़ कीजिएगा 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पोर्शन में इस क्वेश्चन को हमने बांटने की कोशिश की है। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स बेटा आप प्रयोग करेंगे उतनी ही कहीं ज़्यादा आपके मार्क्स को बेनिफिट दिलाएगी, आपको मार्क्स अचीव करने में आसानी होगी। अभी से ही जो बच्चे इस प्रकार से मेहनत करना चाह रहे हैं वे बच्चे हमें अपना एक बायोडाटा दे दें कि सर मेरा नाम ये है, मैं 90+ से ऊपर मार्क्स अचीव करने की तैयारी में अभी से लगा। हिस्ट्री में अचीव कर पाना मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की विधा को आप अपनाएं। तो दूसरा प्रश्न है, इसको हम 3 पोर्शन में बांट करके इसके सब हेडिंग्स हम लेकर के चलेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका, कै भाग में हड़प्पा का आर्थिक जीवन, हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ के लोगों का जो इकोनॉमिकल जो लाइफ है वह कैसी थी। कृषि टेक्नोलॉजी यानी कृषि की तकनीकी, सबसे पहला पॉइंट है कृषि टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल वहाँ की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते थे, वो कृषि ही था। कृषि वर्षा के ऊपर, नदियों के जल पर आधारित थी और कृषि के अंदर भी वो टेक्नोलॉजी का वहाँ पर प्रयोग मिलता है, क्योंकि हमें वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे ये लोग कृषि की तकनीकी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जुते हुए खेत, हल, खेतों के अंदर लकीरें, समकोण जो काटती हुई, फसलों की बिजाई और उनकी उन्नत कृषि की टेक्नोलॉजी का बारे में हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। पशुपालन, इनका जो सिंधु वाले सभ्यता के जो लोगों का जो व्यवसाय है वह दूसरा पशुपालन आता है। ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि जैसे जानवरों, क्योंकि ये सभी जानवर हमें उनकी मोहरों के ऊपर से प्राप्त हुए हैं। हम अनाधार निराधार नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इतिहासकारों ने खोज कर दिया है। कई मोहरें जब आप NCERT के अंदर देखोगे तो बहुत मोहरों के ऊपर आपको जानवरों के चित्र आपको मिलेंगे। अगला पॉइंट है 3rd पॉइंट, उद्योग धंधे। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई केंद्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की जानकारी हमें मिलती है। जैसे इनमें सूत कातना, बुनाई, हाथी दांत का कार्य हो, रंगदार पॉलिश किए हुए बर्तन हो या मूर्तियों का निर्माण कार्य हो, ये सभी एक उद्योगों में बनते थे। जैसे हमने एक नगर की बात की थी, चनहुदड़ो नगर के अंदर बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी के बर्तन, मूर्तियाँ, शैल कड़ी पत्थर आदि के वहाँ से अवशेष जो मिले हैं, इसका मतलब वह है उस समय की वहाँ पर उद्योग धंधों से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर रहा है। व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार यहाँ पर दोनों प्रकार से प्रचलित था, देसी और विदेशी। देसी के अंदर इंटर ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार, अपने ही देश की सीमाओं से, चाहे वो कर्नाटक रहा हो चाहे ऊपर जम्मू कश्मीर रहा हो, इंटर स्टेट पर नदियों के माध्यम से भी व्यापार होता था। दूसरी बात करते हैं बाहरी व्यापार यानी आउटर ट्रेड की हम बात करते हैं। आउटर ट्रेड में ये लोग बाहर सेल खड़ी, जैसे तांबा है, सोना है, इन सब का व्यापार ये बाहरी देशों के साथ करते थे। उसके बाद कपास, कुछ फसलों का भी ये लोग व्यापार करते थे। नील का प्रमाण वहाँ से मिलता है। आमरी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आमरी के अंदर गांव है छोटा सा, और वहाँ पर भी नील के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक पार्ट है इकोनॉमिक जीवन हड़प्पा के लोगों का कैसा था। अब बात करते हैं वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था।
हड़प्पा सभ्यता का जो शासन है केंद्रीयकृत शासन है, पहला पॉइंट है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मान करके चले। वहाँ महम प्रथा की बात करते हैं। महम का मतलब एक मुखिया है, कई नगरों के ऊपर एक महम प्रथा, यानी कि मुख्य नगर, 3-4 नगरों के ऊपर एक मुख्य नगर, यानी 5 नगरों के ऊपर एक हेड वहाँ पर होता था जो उनके शासन को कंट्रोल करता था। इस प्रथा के प्रमाण भी हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद पुरोहित राजा का वर्णन, एक पुरोहित राजा से संबंधित हमारी एक पिक्चर मिली है और एक मूर्ति है जो नेशनल म्यूजियम के अंदर जब कभी आप लोगों ने विजिट किया होगा तो वहाँ पर वो दिखाई देती है। साइंस वाले बच्चे, 10th क्लास तक के बच्चे वहाँ पर जाते हैं, आप 10th में रहे होंगे तब जरूर वहाँ पर गए होंगे। तो पुरोहित राजा, यहाँ पर पुरोहित का अर्थ ब्राह्मण से नहीं है, यहाँ पर पुरोहित का अर्थ एक पॉलिटिशियन से है, राजनीतिज्ञ से है। और उसकी पोशाक जब आप देखोगे तो पोशाक से ही पता लगेगा कि एक सोशल, इसकी जो लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, बहुत ही तंदुरुस्त रही हो। उसके बाद युद्ध और आक्रमण, यहाँ के प्रमाणों में हमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग बहुत मिला है, क्योंकि जब अवशेष देखते हैं तो वहाँ पर मिलता है। ज़्यादातर कांसे और तांबे के जो औजार हैं वो भी मिले हैं, क्योंकि लोहे का प्रमाण है ही नहीं वहाँ से, तो लोहे का। यहाँ से जो तलवारें थी, तलवारें बीच से बिल्कुल मजबूत और खुरदरी हुआ करती थी, और जो साइड हैं उसके किनारे हैं वो किनारे पैने हुआ करते थे, धारवारे हुआ करते थे। 2 धार और 1 धार वाले अस्त्रों का वहाँ पर हमें औजारों का, हथियारों का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। ढाल का खूब प्रयोग वहाँ से मिला है। इसका अर्थ यही है कि ये लोग आक्रमण और युद्ध दोनों के लिए ही इन अस्त्रों का, शस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कबीलाई शासन था। कबीलाई शासन था, एक राजा का चुनाव करके, छोटे हम प्रथा की बात करें, बड़ी प्रथा में महम प्रथा हो गई, छोटी प्रथा में कबीलाई शासन है। सरदार का चुनाव होता था जो मुखिया के तौर पर काम किया करता था। इसमें उसे एक निश्चित काल के लिए चुन करके बिठाया जाता था, और गणतंत्रात्मक प्रणाली हड़प्पा काल की मानी जाती है, ऐसा इतिहासकारों का मानना। नेक्स्ट है वहाँ के धार्मिक जीवन की हम बात करें तो धार्मिक जीवन वहाँ का कैसा था। मातृदेवी की पूजा का वर्णन वहाँ पर मिलता है। मातृदेवी का अर्थ, एक बार हम इसकी शिक्षा के अंदर बात कर चुके हैं कि नारी शिक्षा के अंदर, कि वहाँ पर हमें मातृदेवी की पूजा का प्रमाण मिला है। लेकिन यहाँ मातृ का अर्थ इतिहासकार माँ नहीं मानते। यहाँ एक वहाँ की कोई देवी है जो लगभग सभी हड़प्पा के लोग उसकी पूजा करते थे। इसका एक मूर्ति हमें प्राप्त हुई जिसे मातृदेवी की मूर्ति कहते हैं। इसकी पूजा का प्रमाण। पशुपति की पूजा, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से हमें एक योगी की आकृति से मोहर प्राप्त हुई है। इस के सर के ऊपर एक मुकुट है और मुकुट के अंदर सींग लगे हुए हैं, और कुछ लोग इसे भगवान शिव मानते हैं, लेकिन इतिहासकार इसको आद्य शिव की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव हैं नहीं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यहाँ का कोई एक कुल, उस समय का कोई वन देवता है जिसके आसपास कई जानवर भी दिखाए गए हैं। इस मोहर का आदि ये टूटी हुई कुछ मोहर प्राप्त हुई है, अपनी मूल अवस्था में यह मोहर नहीं है। पशुओं की पूजा का प्रमाण हमें मिला है। हड़प्पा काल में पशुओं की पूजा के बहुत प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये लोग बैल, शेर, बकरी, गैंडा, एक सींग वाला हिरण, सांप जैसे जानवरों की पूजा भी किया करते थे। वृक्षों की पूजा और प्रकृति की पूजा का भी प्रमाण है। वृक्षों में नीम और पीपल के पेड़ों का प्रमाण, पूजा का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद प्रकृति पूजा में आग, सूर्य, भूमि, पवन, जल, नदियाँ, सभी प्राकृतिक जो संसाधन हमारे हैं उन सभी की पूजा किया करते थे। इसका मतलब उपरोक्त विवरण का जो चौथा पॉइंट है, इस चौथे पॉइंट से हम ये कह सकते हैं ये बिल्कुल ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल लोग थे, जो दिखता था उसी की पूजा करते थे। अंधविश्वास, मूर्ति पूजा का यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रमाण इतिहासकारों को नहीं मिला है। इस भ्रम में आप बिल्कुल भी ना जिएं, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल लोग हैं। सूर्य दिख रहा है, सूर्य की पूजा कर रहे हैं। पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं। नदी दिख रही है, नदी की पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग नदियों की पूजा कर रहे हैं, नदियों के जल के अंदर जो बहाव है, और उसके बाद साथ में जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं उन वृक्षों की भी ये पूजा कर रहे हैं। उसके बाद ये आपका 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में प्रश्न आता है। पहले 4 में आता था, अब 3 अंक का क्वेश्चन है, 3 अंक में आता ही आता है।
हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों माना गया है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रहस्यमयी का अर्थ है कि किसी का राज ही समझ में ना आए तो वह रहस्य ही है। पहला पॉइंट है इसका लिपि का उल्टा लिखा होना, यानी कि दाईं से बाईं ओर लिखा होना। आज की जो लिपि है वो बाईं से लेफ्ट टू राइट है, और उस समय की जो लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट थी। अब जब लिपि ही उल्टी लिखी हो और हमने सीधा ही पढ़ना सीखा हो तो हमारे लिए तो वह रहस्यमयी है। यही हाल इतिहासकारों के लिए भी है। इतिहासकार भी इसका अब तक पता नहीं लगा पाए हैं कि यह उल्टी से सीधी लिखी हुई है तो इसमें लिखा क्या है। भाव चित्रात्मक लिपि दूसरा पॉइंट इसका है। इस लिपि के अंदर चित्रों का बहुत प्रयोग है। लगभग 375 से 400 तक के चित्रों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। लेकिन इन चित्रों का इतना अधिक मात्रा में होना यह इतिहासकारों के लिए परेशानी बनी हुई है कि कौन सा चित्र किस भाव को व्यक्त कर रहा है। लिपि का पढ़ाने जाना, इतिहासकार आज तक इसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी, इतनी सुंदर संसाधनों के बाद भी आज तक इस लिपि को इतिहासकार पढ़ने में असमर्थ हैं। इसका मतलब क्या? इसका अर्थ यही है कि इस लिपि में कोई ना कोई ऐसा रहस्य जरूर छिपा हुआ है जिसको उजागर होना अभी समय लगेगा, क्योंकि इतिहासकारों की सर्च इस पर दिन प्रतिदिन चल रही है। लिपि ने समझ पाने के कारण इसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिलना। जब हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में ही जानकारी नहीं है तो इस बारे में हम ज़्यादा क्या जानकारी हासिल कर पाएंगे। अब जब लिपि के बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाए तो इसके साहित्य के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिले। अब ना तो इसके साहित्य की हमें जानकारी है, ना हमें इसके अंदर क्या अधिक गहराई से कही गई है, कौन से इसके डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ भी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हो रही है। और नहीं होने के कारण हमें यहाँ पर ये सबसे बड़ी परेशानी इसी बात की है कि किसी भी प्रकार से इस लिपि को समझ पाने के कारण यदि एवल हो जाए इतिहासकार इसको पढ़ पाने में तो इस हड़प्पा के सभ्यता के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं, जिनका अभी उजागर होने में समय लगेगा। इसके लिए हम केवल प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। 3 प्रश्न बहुत होते हैं, इनकी इमेजेस आपके ग्रुप में डाल दी जाएंगी और इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पहले, उसको आंसर देने से पहले उस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में तो बाद में आएगा, पहले आप उस प्रश्न को ही समझ लीजिए। अब इन तीनों प्रश्नों को पहले समझें, तीनों प्रश्नों में क्या बताया गया है। 3 के 3 बड़े इंपॉर्टेंट, यानी 6 प्रश्न हमारे आज हो जाएंगे। 3 पहले आपको करा दिए गए हैं, 3 और 3 6 प्रश्न मिलकर के आपके काफ़ी ये बड़े बड़े क्वेश्चन हमें कराने पड़ते हैं और ये CBSE की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार से कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, नीचे दी हुई इमेज स्पष्ट ना हो तो उसकी ओर से बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये आपको केवल एक समझाने के लिए है, एक मीडियम है। मेरे सामने भी है कि इस क्वेश्चन को कैसे हम समझाएं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हों। आप अपने तरीके से कार्य करते रहें। आप इन क्वेश्चनों को फेयर कॉपी में साथ की साथ उतारते रहें। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता हो तो आप निश्चिंत होकर के आप टेलीफोन करें और व्हाट्सएप करें। व्यक्तिगत तौर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8930628655 जो नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है। और जो आपका समूह चल रहा है उसमें जो आप कक्षाएं ले रहे हैं उन कक्षा के समूहों के आधार पर भी आप अपनी अटेंडेंस का विशेष ध्यान रखें। कई बार हमने इस प्रकार से कहा भी है कि कुछ बच्चे अटेंडेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय रहते अटेंडेंस भेज नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो कई बार अटेंडेंस भेज रहे हैं। ये बहुत ही अमूर्खता का कार्य है। आप अपने अटेंडेंस को निर्धारित समय में ही भेजें। A और B कक्षा का जो समय है वह अटेंडेंस का 2:50 से 3 बजे तक का है और 5 मिनट बाद में मिलेंगे, यानी कि पीरियड जैसे ही समाप्त हो जाता है, कोई बच्चा फिर भी छूट जाता है तो 3:40 से और 3:45 तक आप 5 मिनट का टाइम यहाँ पर भी भेज सकते हैं। बेवजह अटेंडेंस, क्योंकि हमें भी बड़ी परेशानी होती है। आपने यदि एक बार अटेंडेंस भेज दिया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपकी अटेंडेंस हम तक पहुंच ही जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें। कुछ बच्चों को ये भ्रम रहता है कि जी सर जी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मेरा अटेंडेंस होगी या नहीं होगी। नहीं, इस प्रकार की आप बिल्कुल भी कोई चिंता ना करें। आप अपने पीरियड के विषय में ध्यान रहें। पीरियड कब चलता है आपका, उस टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा और अपने समय रहते ही अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सीताराम।